नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और यह है खास मुलाकात गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के साथ। मैडम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। हर राजनेता जब भी वो एक सार्वजनिक पद पर आता है तो उसका अपनी एक छाप होती है, अपना एक खास फोकस होता है कि वो क्या करे। तो गुजरात की प्रगति बहुत तेज है। ये तो जनरेशन 1 की स्टोरी थी। अब जनरेशन 2 में कुछ और होना होगा। एक महिला मुख्यमंत्री है इस वक्त गुजरात में, 3 मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा नजर आप पर रहती है हम लोगों की। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी अपनी सबसे पसंद वाली थीम क्या है जब आप राज कर रही हैं यहाँ? जब मैं राज्य सरकार में सम्मिलित हुई और सबसे पहले मैं मिनिस्टर बनी एजुकेशन की। मैं भी एजुकेशन में 30 साल रही हूँ, इसीलिए मुझे पता था कि एजुकेशन में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितनी एजुकेशन लोगों को मिलता नहीं है, बेटियों को भी नहीं मिलता है और काफ़ी परेशानियाँ थी। तो जब मेरे पास ये दायित्व आया तब मैंने सबसे पहले ये सोचा कि इसमें कैसे बदल किया जाए, और शुरू से वो बदल नहीं करेंगे तो थागड़ थिगड़ करके कोई काम हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले टीचर्स की बहुत ही कमियां थी स्कूल में, और 86 से कोई टीचर्स की भर्ती नहीं हुई थी। तो 86 से के लेकर 2000 तक कितने टीचर्स रिटायर्ड हो गए थे, नए नए स्कूल्स, नए नए बच्चे शुरू हुए थे, नए बच्चे दाखिल हो रहे थे। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले ही शुरू किया 20,000 टीचर्स की भर्ती करने के लिए। तो पहले ऐसा था कि भाई 2 लाख 5 लाख रुपया नहीं होता है तब तक आपको सर्विस नहीं मिलेगी। तो मेरे सामने वही था कि मैं इसमें कैसे करूं और पारदर्शिता कैसे लाऊं। वो सबसे चैलेंज मेरे सामने थी, क्योंकि हमारे अधिकारी भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं थे, वो तो नहीं होगा, ऐसा होगा, वो तो करते थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरिट के आधार पर हमें भर्ती करनी है। फिर पार्टी के सामने भी मेरा विषय आया कि आप मेरिट लाओगे तो हम लोग काफ़ी साल से पार्टी में काम करते हैं, हमारे बच्चे नहीं इसमें टीचर्स के रूप में भर्ती नहीं होंगे। तो वो ही मेरे सामने था। फिर भी मैंने ये शुरू किया कि नहीं, भर्ती करनी है, कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। तो मैंने मेरिट के आधार पर भर्ती की और कहीं भी 1 रुपया का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो अभी भी तो ये मेरी छाप ये बनी कि बहुत ही कड़क है। और दूसरा, जो टीचर्स की ट्रांसफ़र होती थी, ट्रांसफ़र में भी हर एक स्थान पर उसको पैसे देने पड़ते थे। तो मैंने वो करवा दिया कि हर स्कूल में, हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी सर्विस हुई है वो एक लिस्ट बना दो। सबसे ज़्यादा जिसकी सर्विस है उसको प्रेफरेंस मिलेगा, कैंप होगा, कैंप में वो बताया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट तालुका में कहाँ जगह है, वो बताया जाएगा। गांव में भी कितनी जगह, 2 है 3 है, वो बताया जाएगा। और एक कैंप लगेगा, कैंप में टीचर्स आएंगे और मेरिट के आधार पर सब बैठेंगे। सबसे अच्छा मेरिट जिसका है वो खड़ा होकर बोलेगा मुझे वो तालुका में, वो गांव में जाना है, वहाँ ही उसको ऑर्डर मिल जाएगा और वो चला जाता है। तो ट्रांसफ़र और भर्ती, ये दोनों में मैंने काफ़ी परिश्रम करके सबको समझाया और पार्टी को भी समझाया। बाद में सिलसिला वो आज भी चलता रहा है। इसलिए मेरी एक छाप बनी कि बहुत कड़क है, सशक्त है, वो किसी का नहीं मानेगी। ये छाप मेरी बनी और इसका फायदा ही हुआ, क्योंकि धीरे धीरे करके एजुकेशन क्षेत्र में वो चला गया। और जो क्लासरूम की कमी थी, टॉयलेट की कमी थी, पानी की कमी थी, ये सब धीरे धीरे करके करवाया स्कूलों में। इसीलिए आज ड्रॉप आउट रेट सिर्फ 2% है गुजरात में, और 100% बेटियां और बेटा पढ़ रही है। मैडम, 1 सेकंड के लिए रुकेंगे। कैमरा ऑफ करके ऑन कर दो, क्लिक चेंज हो जाएगा, क्लिक चेंज हो जाएगा। रोल 2 मिनट, 1 मिनट। रेडी रेडी सर।
સીએનબીસી બજારની ખાસ પેશકશ રૂબરૂમાં આજે આપણી સાથે રૂબરૂ થઈ રહ્યા છે આનંદીબેન પટેલ, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી. બેન, આપે અમારા માટે સમય કાઢ્યો, ખૂબ ખૂબ આભાર. નમસ્તે. સૌથી પહેલા તો હું આપની પાસે જે વાઇબ્રન્ટ સમિટ 2015નું થવાની તૈયારી થઈ રહી છે, શું પ્રકારની તૈયારીઓ આ વખતે કરવામાં આવી છે, ખાસ કરીને જ્યારે 8 મોટા દેશ પાર્ટનર કન્ટ્રી તરીકે આવી રહ્યા છે અને અમેરિકા પહેલી વખત આવી રહ્યો છે, ત્યારે તૈયારી સતત ચાલતી જ હોય છે અને 2003થી અમે બધા ટેવાયેલા છીએ કેવી રીતે તૈયારી કરવી, અને એટલા માટે કોઈ આ વખતે અમને તકલીફ પડે એવી કોઈ પરિસ્થિતિ પેદા નથી થવાની. જે ડેલિગેટ્સ આવવાના છે એ ડેલિગેટ્સ માટે આવાસની વ્યવસ્થા, ટ્રાન્સપોર્ટેશનની વ્યવસ્થા, લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટ કરે એ બધી વ્યવસ્થા, અને સાથે સાથે આપણું જે મહાત્મા મંદિર છે એ મહાત્મા મંદિરની અંદર લગભગ બધા સેમિનાર ને વગેરે થવાના છે. ભોજનની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે અને છેલ્લા 1 વર્ષથી સતત આ પ્રક્રિયા ચાલુ રહી છે, અને એટલા માટે કોઈ આપણને મુશ્કેલી પડવાની છે એવું હું ક્યાંય જોતી નથી હોતી. અમારા માટે વધારે વિશેષ મહત્વનું એ છે કે દેશના વડાપ્રધાન એના ઉદ્ઘાટન માટે આવવાના છે. જે ભૂતકાળમાં જે બધી સમિતો થઈ એની અંદર દેશના વડાપ્રધાનને અમને બોલાવતા હતા પણ આવતા નહોતા. આ પહેલી સમિતિ એવી છે કે જેનું ઉદ્ઘાટન નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન બન્યા પછી પહેલી વાર ઉદ્ઘાટન કરવાના છે. અને જે દેશો છે એ દેશોમાંથી કોઈ સામાન્ય માણસો આવવાના છે એવું નથી, પરંતુ પ્રેસિડેન્ટો આવવાના છે, વડાપ્રધાનો, પ્રાઇમ મિનિસ્ટરો આવવાના છે, અને આખો યુએસએ માંથી ડેલિગેશન આવવાનું છે, જાપાનમાંથી ડેલિગેશન આવશે, મંત્રીશ્રીઓ આવવાના છે. એટલે પહેલી વાર એવું બની રહ્યું છે કે આટલા બધા મોટા પ્રમાણની અંદર જેને વીઆઈપી આપણે કહીએ એવા વખતની અંદર ભાગ લઈ રહ્યા છે. અને 8 કન્ટ્રી દેશો આપણી સાથે પાર્ટનરમાં છે. આગલા વખતે 3 હતા, 2 હતા, શરૂઆતમાં તો કોઈ નહોતું, અને હવે ધીરે ધીરે કરીને અમારે આવવું છે, અમારે પણ આવવું છે, અમને નિમંત્રણ આપો, એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ આપણે ત્યાં પેદા થઈ છે. બિલકુલ. એટલે બેન, આ જે ઇવેન્ટ છે એ ગુજરાત પૂરતો સીમિત ના રહેતા ગ્લોબલ આખો ઇવેન્ટ થવા જઈ રહ્યો છે. એની સાથે સાથે એના 1 જ દિવસ પહેલા કહીએ તો વિશ્વ પ્રવાસી દિવસનું આખું 3 દિવસનું આયોજન છે. તો એ માટે શું તૈયારીઓ કરી છે અને કેવા પ્રકારના એનઆરઆઈ લોકોને આપણે અહીંયા ઇન્વાઇટ કર્યા છે, કેવા લોકો અહીં આવવા તૈયાર છે? અમે એક રજીસ્ટ્રેશન કરી રહ્યા છીએ. જેને એનઆરઆઈને આવવું હોય એ બધા રજીસ્ટ્રેશન કરી રહ્યા છીએ. એવું કોઈ હોય નહીં કે ભાઈ આ આવે ને પેલા ન આવે, એવું છે. આ દેશ આવે ને પેલા દેશ ન આવે. જ્યાં એનઆરઆઈ છે એ બધાઓને ગુજરાતની અંદર આવવું હોય તો ઓપન છે, અને એ પોતે રજીસ્ટ્રેશન કરી રહ્યા છે. અને લગભગ 3,000 એનઆરઆઈ આવશે એવો અમારો અંદાજ છે, અને એમના માટે પૂરતી તૈયારી કરી છે. 7મી એક્ઝિબિશનનું ઉદ્ઘાટન સુષ્માજી કરવાના છે. બીજે દિવસે 8મી તારીખે વડાપ્રધાન એનું ઉદ્ઘાટન કરવાના છે, અને સેમિનાર ખુલ્લો મૂકશે આખું કાર્યક્રમ. અને સેમિનાર, બધા સેમિનાર થવાના છે. બીજે દિવસે B2 બધા ચર્ચાઓ વગેરે થશે, ચર્ચાઓ આવશે, બિઝનેસના ચર્ચાઓ થશે. એટલે 3 દિવસના મોટો કાર્યક્રમ છે. 11મી તારીખે નરેન્દ્રભાઈ આવશે અને સમિટનું ઉદ્ઘાટન કરશે. સાંજે જે ગ્લોબલ સીઈઓ છે એનું કોન્ક્લેવ પણ રાખવામાં આવી છે, પણ એ પેટ્રોલિયમ યુનિવર્સિટીની અંદર રાખવામાં આવી છે. એટલે એ સ્થાન બદલ્યું છે અમે, કારણ કે અહીં ગીર્દીને વગેરે હોય અને બીજા સેમિનાર બધું ચાલતું હોય. એટલે 2-3 દિવસનો એ કાર્યક્રમ છે. પહેલા દિવસે તો ઉદ્ઘાટન, બીજા દિવસે સેમિનાર, અને ત્રીજા દિવસે જેટલી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વગેરેને બીજાઓની સાથે એકબીજાની સાથે મળવું હશે, ચર્ચાઓ કરતી હશે, તો એ વ્યવસ્થાઓ અને પૂરા આખા મહાત્મા મંદિરના જુદા જુદા સ્થાનો પર આપણે કર્યું છે. જેમ જેમ એ અમને કહે છે કે અમારે ફલાણા ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે બેસવું છે તો એ વ્યવસ્થાઓ કરવાનું કામ રાજ્ય સરકારનું છે. એટલે આપણે એ બધું કરી રહ્યા છે. એટલે આમ કહીએ તો ખૂબ સારી રીતે આખા વ્યવસ્થા તંત્ર રાજ્ય સરકારે કર્યું છે, અને હજુ સમય છે આપણી પાસે. થોડું ઘણું જે કંઈ કામ બાકી હશે એ આપણે પૂરું કરી દઈશું. બેન, જે એનઆરઆઈ આવવાના છે અહીંયા, આપણા પ્રધાનમંત્રી જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ ઓસ્ટ્રેલિયા, અમેરિકા, જાપાન જેવા દેશોમાં ગયા ત્યારે એમણે ત્યાં વસતા દરેક ભારતીયોને અપીલ કરી છે
કે ભારતમાં પણ એ પોતાનું ફોકસ વધારે. આપણે શું મેસેજ આપવા માંગીએ છીએ ને જે નેક્સ્ટ જનરેશન છે NRIની એને અહીંયા એટ્રેક્ટ કરવા માટે, અહીંયા આકર્ષિત કરવા માટે કોઈ પ્રકારની તૈયારીઓ કરી છે ખરી આપણે? મેં કહ્યું બધા જ પ્રકારની તૈયારીઓ છે, બધાના માટે પ્લેટફોર્મ બની ચૂક્યું છે. NRIને પણ આવીને મૂડીરોકાણ કરવું હોય તો એ કરી શકે છે. બીજાની સાથે એમને કોલેબોરેશન કરવું હશે તો પણ એ કરી શકશે. એમને CSRનો ઉપયોગ કરીને અહીં કોઈ સુવિધા ગામડાઓમાં કે કરવું હશે તો એ પણ એ બધા કરી શકશે. એટલે બધાના માટે ઓપન છે. આવો, વિચારીને આવો, શું કરવું છે તે આવીને ચર્ચાઓ કરો અને તમને એમ લાગે કે આ કામ હું કરી શકીશ તો એમાં તમે આગળ વધો. એની અંદર અમે એમને સહાય કરશું. બિલકુલ બેન, આ વખતે અને ગયા વર્ષે પણ આ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું હતું કે MOU નહીં, લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટ થાય. એની પાછળ રાજ્ય સરકારનો ઉદ્દેશ શું છે કે જે હકીકતમાં જે લોકો અહીં આવે અને ઉદ્યોગ સ્થાપે અને રાજ્યને ખરેખર ફાયદો થાય એ માટે આ કરવામાં આવ્યું છે? એવું ના હોય ભાઈ કે MOU કરો કે લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટ કરો. આમાં શું છે કે આજે તમને એમ આપણે માનીએ કે ભાઈ 10,000 કરોડનું મૂડીરોકાણ કરવાના છે, એ MOUમાં સાઇન થાય ને પછી 8,000 કરોડનું મૂડીરોકાણ કરે તો ચર્ચાઓ એ થાય 2,000 કરોડનું મૂડીરોકાણ ઓછું આવે. એના બદલામાં તમારી ઈચ્છા છે ગુજરાતમાં મૂડીરોકાણ કરવાની તો એક વખતે તમે લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટ કરી દો, ત્યાર પછી આવીને તમે જમીનને બધું ખરીદો, તમારું કામકાજ શરૂ કરો અને પછી તમારે જે મૂડીરોકાણ કરવાની છે 2, 3, 4, 5 વર્ષની અંદર, એક દિવસમાં તો થઈને જ જવાનું. ધીરે ધીરે એનું એક્સપાન્શન થતું જાય અને ધીરે ધીરે એનું કામ થતું જાય. માગે શું કે 2 વર્ષમાં શું થયું, 3 વર્ષમાં શું થયું, 4 વર્ષમાં કેટલું મૂડીરોકાણ આવ્યું. આ તો મૂડીરોકાણ કઈ એક જ વર્ષની અંદર વપરાઈને જ જવાનું ભાઈ. એ આજે 1,000નું મૂડીરોકાણ કરવાના હશે અને એનો સારો વ્યવસાય ચાલશે તો 5,000 સુધી પણ એ પહોંચી શકે છે. એટલે આ બધી જે ચર્ચાઓનો મુદ્દો છે ને એના બદલામાં ગુજરાતને જોઈને, ગુજરાતમાં શું વ્યવસ્થાઓ છે એ જોઈને બધા અહીં આપણે આવે છે. એટલે આપણા માટે ગૌરવની બાબત એ છે. બધા મૂડીરોકાણ કરવા પણ નથી આવતા, કેટલાકને સહાય કરવી છે કે ભાઈ અમારા સ્માર્ટ સિટી છે તો અમારે એમાં મદદ કરવી છે, તમને ટેકનોલોજીની મદદ કરવી છે તો એની અંદર ક્યાં MOU સાઇન થયું ગયું છે. એ જ રીતે કોઈને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટનું કામ કરવું છે. અમારી માનો કે ITI કોલેજ છે તો ITI કોલેજની અંદર અમે એમ કહીએ કે ભાઈ તમે તમારા મશીન લગાવી અને અમારા બાળકોને વિશેષ ટેકનોલોજી તમે શીખવાડો તો એ માટે એ લોકો તૈયાર છે. આમાં હમણાં મેં એક ઉદાહરણ આપ્યું કે પાણીનો પ્રશ્ન છે, લીકેજીસનો પ્રશ્ન છે. તો હવે આપણી પાસે એવું કોઈ ટેકનોલોજી નથી કે પાઇપ ઉપર તમે કોઈ મશીન મૂકો અને એ મશીન એમ કહી દે કે આ જગાએ પાઇપમાં લીકેજ થઈ રહ્યું છે. આપણે તો 100 મીટર સુધી ખોદી કાઢીએ છીએ ત્યારે લીકેજનું સ્થાન મળે છે. તો એવી વિદેશોની અંદર ટેકનોલોજી છે કે જે ટેકનોલોજી અહીં આપણે લાવીએ અને પ્રયોગ કરીને બતાવી દીધું રાજકોટમાં કે જ્યાં એને બતાવ્યું કે અહીં લીકેજ થાય છે, ત્યાં ખોદ્યું તો હકીકત સાચી હતી. તો એટલો જ પાઠ ખોદાય, માણસ આપણને વધારે શક્તિ ના વાપરવી પડે, વધારે ખર્ચ ન થાય અને તાત્કાલિક એ કામ પૂરું થઈ જાય, પાણીનો બચાવ થઈ જાય. તો આવી જે સગવડો ગુજરાતને જોઈએ છે એ સગવડોમાં રાજ્ય સરકારનો વધારે પેલો છે કે ભાઈ આવું પણ આપણે કરવું જોઈએ એવું છે. આપણો કચરો બહાર નીકળે છે તો કચરો આપણે બહાર ફેંકી દઈએ છીએ. તો એવી ટેકનોલોજી વિકસિત થઈ છે કે જે આવે સેગ્રેશન થાય, એમાંથી પ્લાસ્ટિક અલગ થઈ જાય, કાચ અલગ થઈ જાય, એમાંથી વેસ્ટ હોય એ પણ જતું રહે, લિક્વિડ હોય એ પણ જતું રહે, લિક્વિડને ફરીથી રીયુઝ થાય એના માટેની ટેકનોલોજી. તો એ પાછું આપણે ઉપયોગ કરીએ, આપણા તળાવોમાં નાખીએ, આપણી નદીઓમાં નાખીએ તો એનો ઉપયોગ થાય, જમીનમાં પાણી ઉપર આવે, ખેડૂતો એનો યુઝ કરે. આ જે આપણી પરિસ્થિતિઓ છે એની ચર્ચાઓ વિશેષ કરીને આપણે કરી રહ્યા છીએ. બાકી મૂડીરોકાણ માટે તો ઘણા બધા આવ્યા છે પણ આના માટે જે વિશેષ આપણે જરૂરિયાત છે એના તરફ આપણું ધ્યાન છે. સ્પેશિયલાઇઝ લોકોને સ્પેશિયલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ. બિલકુલ. આપે 7 મહિના પૂરા કર્યા સરકારમાં અને મહિલા સશક્તિકરણ એ આપણો પસંદગીનો વિષય રહ્યો છે. આપ મહિલા મુખ્યમંત્રી છો એટલે સ્વાભાવિક રીતે તો એ માટે સરકારે શું શું પગલાં ઉઠાવ્યા છે અને કયા કયા ક્ષેત્રમાં એનો ફાયદો મળશે? આમ જોઈએ તો ગુજરાતની બહેનો એક પણ ક્ષેત્ર છોડ્યું નથી. કોઈ જગ્યાએ 1% હશે તો કોઈ જગ્યાએ 70% હશે. તે દરેક ક્ષેત્રમાં મહિલાઓ પોતપોતાની રૂચિઓ અનુસાર કામ કરતી રહી છે અને ભવિષ્યની અંદર પણ કરશે. કોઓપરેટિવ સેક્ટર હોય, એજ્યુકેશન હોય, હેલ્થ હોય,
કૃષિ હોય, પશુપાલન હોય, એમાં કોઈ મહિલા નથી એવું ગુજરાતની અંદર છે જ નહીં. પણ એમનું કામ વિશેષ સારું બને, એમને વિશેષ સારી સવલતો મળે, એમને ટેકનોલોજી મળે, એમને દૂધ ઉત્પાદન વધે કેવી રીતે, એમના પશુઓની સારવાર કેવી રીતે થાય, એની અંદર એમને કેવી રીતે રાજ્ય સરકાર મદદરૂપ થઈ શકે, આ દિશાની અંદર રાજ્ય સરકાર વિચારતી હોય છે અને એમને એ દિશાની અંદર મદદ કરતી હોય છે. પછી એ આર્થિક મદદ હોય, ટ્રેનિંગની પણ મદદ હોઈ શકે, દવાઓની જરૂરિયાત હોય તો એ બનાવી શકાય, ડૉક્ટરોની ગામડા સુધી મોકલવાની જરૂરિયાત હોય તો એને મદદ મળી શકે. એવા પ્રકારના કામો રાજ્ય સરકાર વધારે પ્રમાણમાં કરી રહી છે, જેથી કરીને એ મહિલાઓને એનો લાભ પ્રાપ્ત થયો છે. બેન, આપણા પ્રધાનમંત્રી વારંવાર કહે છે કે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર વચ્ચે એક સંકલનની જરૂર છે અને મેક ઇન ઇન્ડિયા માટે ખાસ આ બહુ જરૂરી છે. એ માટે રાજ્ય સરકાર કેટલી તૈયાર છે અને કયા કયા સેક્ટરમાં આપણે ફોકસ કરી રહ્યા છીએ કે મેક ઇન ઇન્ડિયા માટે? કારણ કે ગુજરાત એ નાના ઉદ્યોગકારોનું ગઢ છે, તો અલગ કયા નવા સેક્ટરો આપણે એવા એન્કરેજ કરવા જોઈએ કે એમને પ્રોત્સાહિત કરવાની જરૂર લાગી રહી છે? આમ તો બધા જ ક્ષેત્રોમાં કામ કરવાની આવશ્યકતા હોય છે, પણ એ ખાસ કરીને ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્ર અને ડિફેન્સની અંદર વધારે લોકો કામ કરવા માટે ગુજરાતની અંદર તૈયાર છે. બાકી હેલ્થમાં પણ આવી રહ્યા છે, એજ્યુકેશનમાં પણ આવી રહ્યા છે, સ્માર્ટ સિટી બનાવવા માટે પણ એમનો પ્રયત્ન છે, કન્સ્ટ્રક્શન ક્ષેત્રની અંદર પણ એમનો પ્રયાસ છે, બિલ્ડિંગ વગેરેમાં. તો એ બધા ક્ષેત્રોની અંદર આવવા માટે તૈયાર છે અને કામ કરશે એવું છે. બેન, આપણે સ્માર્ટ સિટીની વાત કરી. અહીંયા ધોલેરાને સ્માર્ટ સિટી બનાવવાની લગભગ રૂપરેખા તૈયાર થઈ ગઈ છે અને ગિફ્ટ સિટીમાં પણ ઘણા બધા બદલાવની સંભાવનાઓ છે. આ બંનેને કેવી રીતે ડેવલપ કરવામાં આવશે જરા કહીશું? જો એક તો ધોલેરામાં એટલા માટે કર્યું છે કે અમદાવાદ શહેર ઉપર બર્ડન વધતું જાય છે અને આજે જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે આપણી પાસે, એમાં આવતા 5 વર્ષની અંદર જો 5 લાખની વસ્તી વધી જાય કે 10 લાખની વસ્તી વધી જાય તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નાનું પડે, ઓછું પડે, પાણી ન મળે. અને એટલા માટે શહેરો ઉપર ભારણ ન વધે એટલા માટે ત્યાં એક નવું સિટી ઊભું થાય એના માટેનો આપણો પ્રયત્ન છે. હવે નવું સિટી જ્યારે બનવાનું હોય ત્યારે બધા જ પ્રકારની સગવડો ત્યાં હોવી જોઈએ. પછી ત્યાં રેસિડેન્સ પણ બનવું જોઈએ, ત્યાં કોમર્શિયલ પણ આવવું જોઈએ, ત્યાં એજ્યુકેશન પણ હોવું જોઈએ, ત્યાં હેલ્થની પણ ફેસિલિટી હોવી જોઈએ. એટલે જેને જે કરવું છે એ બધું જ ત્યાં થશે અને બધા જોવા માટે જાય છે. ત્યાં આખો ટીપી પ્લાન વગેરે બની ગયું છે, ક્યાં રેસિડેન્સ મળશે, ક્યાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મળશે, એ બધું જ પ્લાનની અંદર છે. એટલે જેને જ્યાં લેટર ઓફ ઇન્ટેન્ટ કરવું હશે એ બધા કરશે. MOU. બેન, ગિફ્ટ સિટીના ડેવલપમેન્ટ માટે, કારણ કે બોમ્બેના ઘણા બ્રોકર્સ અહીં આવ્યા, મોટી ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ આવી, હવે આગળ આ બ્રોકર્સ આવી રહ્યા છે ભાઈ. હા, અને ડાયમંડ બુર્જ એક બનાવવાની, એ સુરતમાં ડાયમંડ બુર્જનું કામ સુરતની અંદર ચાલી રહ્યું છે અને એમની ઈચ્છા છે કે અહીં ગુજરાતની અંદર કામ કરવું એવું છે. કારણ કે ગુજરાત એક એવું રાજ્ય છે કે જે વિદેશોમાં જે આપણે મોકલીએ છીએ ડાયમંડ, એમાં 10માંથી 8 એ ગુજરાત મોકલે છે. એટલે સ્વાભાવિક છે કે ગુજરાતમાં આવવાની એમની ઈચ્છા હોય અને એટલે એ તૈયારી કરે છે. એમાં બેન, ડિફેન્સ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં જેમ આપણે પણ કહ્યું કે અહીંયા ઘણું બધું કરવાની જરૂર છે અને આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ પણ એ દિશામાં બહુ ફોકસ છે. ગુજરાતમાં કયા કયા રાજ્યોમાંથી આ બંને સેક્ટરમાં અને કયા દેશોમાંથી આ વાઇબ્રન્ટ દરમિયાન નવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવે કે નવા લોકો આવે એવી સંભાવનાઓ લાગી રહી છે? દરેકના દરેક ક્ષેત્રમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે અને એટલા માટે રાજ્યોની સાથે બેસીને નક્કી કરશે આવ્યા પછી કે ગુજરાતમાં ડિફેન્સનું કામ કરવું છે કે બીજા કોઈ રાજ્યની અંદર ડિફેન્સનું કામ કરવું છે. એટલે આમાં ગુજરાતને વધારે ફાયદો થવાનો છે, હકીકત છે. કારણ કે ગુજરાત પાસે બધું જ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, જે કોઈ આવશ્યકતા છે બધું જ ગુજરાત પાસે છે. એટલે હું નથી માનતી કે એમાં અમારે ચિંતાનો વિષય હોય કે બીજા રાજ્યો લઈ જશે અને ગુજરાતને નહીં મળે એવું છે. અમે તો એના માટે પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું છે કે ગુજરાત સિવાય બીજા રાજ્યોને વધારે મળશે તો આનંદ થશે અમને. અને એટલા માટે ડિફેન્સ હોય કે એજ્યુકેશન હોય, હેલ્થ હોય, બધા જ ક્ષેત્રોની અંદર બધે જ ઠેકાણે કામ થાય, જેથી કરીને ત્યાંના રહેવાસીઓને એનો બધો લાભ પ્રાપ્ત થાય, ત્યાંના યુવાનોને આ બધો લાભ પ્રાપ્ત થાય.
એ જ આપણી સોચ હોવી જોઈએ, એ જ આપણો વિચાર હોવો જોઈએ એવું છે. બેન, આ માટે કેટલાક પોલિસીમાં બદલાવવાની જરૂર લાગી રહી છે અને નવી પોલિસીસ કોઈ નવી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાની વિચારણા ચાલી રહી છે. નવી પોલિસી રાજ્ય સરકારે 3 પોલિસી હમણાં જાહેર કરી છે. ઇલેક્ટ્રોનિક પોલિસી છે, ઈ ગવર્નન્સ પોલિસી છે, અને બીજી જે પોલિસી અમારે કરવાની છે કે લઘુ ઉદ્યોગ માટે, મધ્યમ ઉદ્યોગ માટે, એ પણ પોલિસી લગભગ હમણાં જાહેર થશે. થોડાક શ્રમ રોજગારમાં જે છે એમાં થોડાક અમે બદલાવ કરવા માગીએ છીએ, થોડોક એમાં પણ ફેરફાર થશે. એટલે પોલિસી જે જરૂર છે એ વાયબ્રન્ટ શરૂ થાય એ પહેલાં બધી જ પોલિસી ડિક્લેર થઈ જશે એવું છે. બેન, ગુજરાતમાં બંને મોટા આટલા ઇવેન્ટ થઈ રહ્યા છે. આપણે કહ્યું કે બધું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ને બધું તૈયાર છે, પણ આવનારા મહેમાનોને કોઈ પ્રકારની અગવડ ના પડે એ માટે રાજ્ય સરકારે કેટલાક ઉદ્યોગકારોનો પણ સાથ માંગ્યો છે. અને એવું માનાઈ રહ્યું છે કે આ ઇન્ટરનેશનલ ઇવેન્ટ છે એટલે ગુજરાતીઓ, દરેક ગુજરાતી એ એનો હોસ્ટ છે. તો આ માટે રાજ્યના ઉદ્યોગકારો તરફથી બી કેવો પ્રતિસાદ આપને મળી રહ્યો છે? આપણા તો સંસ્કાર છે આતિથ્ય ભાવના, અને આતિથ્ય ભાવ હોય અને જે ઉદ્યોગકારો છે એ પણ વિદેશોમાં ઉદ્યોગો એમણે પણ સ્થાપ્યા છે. ઉદ્યોગો જે વિદેશના ઉદ્યોગકારો છે એમની સાથે પણ એમના સંબંધો છે, અને એટલા માટે એમની પણ ઈચ્છા છે કે જે કોઈ વિદેશમાંથી આવે એમની સરભરા કરવા માટેને પણ અમને મોકો સરકાર આપે. અને એટલા માટે એ બધા જ તૈયાર છે કે આવનાર લોકોને પણ અમે પૂરતી સગવડો, પૂરતી મદદ એ બધું અમે કરશું. અમારા ઘરે રાખવું હશે તો ઘરે રાખીશું, લાવવાને લઈ જવાની વ્યવસ્થા પણ અમે અમારી રીતે વિચાર કરી લઈશું. એટલે આ એક આપણે કહીએ છીએ ને કે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ, તો આ સૌના સાથ અને સહકારથી ગુજરાત આ 3 જે પ્રોજેક્ટ છે એ પૂરા કરશે, સરસ રીતે પૂરા કરશે. આવનારા દિવસોમાં જે 2 મોટા ઇવેન્ટ થઈ રહ્યા છે, અમે પણ આપની સાથે છીએ. આપે અમારા માટે સમય કાઢ્યો, ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ ભાઈ, થેન્ક યુ. तो मैडम, ये तो आपने बताया कि किस तरह से एक आपकी कड़क वाली छवि बनी हुई है. इसका इस्तेमाल इस वक्त, क्योंकि गुजरात का जो ग्रोथ है पूरा देश इसकी तरफ देखता है, लेकिन अब अगले दौर में ले जाने के लिए कुछ और नया और बड़ा काम करना होगा, क्योंकि यहाँ तक तो आ गए. तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉलिसी के लेवल पर आपका फोकस किस बात पर इस वक्त ज्यादा है? आपको क्या लगता है कि ये प्रायोरिटी है? पिछले 2003 से हम वाइब्रेंट गुजरात का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो नरेंद्र भाई ने शुरू किया था. हर 2 साल में वो काम होता रहा है. 2015 में जो आप देखेंगे कि कितने डेलीगेट्स 120 देशों में से आने वाले हैं, और शायद 4-6 हज़ार डेलीगेट्स इसमें आने वाले हैं. तो हमारा पहला काम वो रहेगा कि जो इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आ रही है वो इंडस्ट्रीज में कैसे मानव शक्ति की आवश्यकता होगी. तो हमें पहला काम स्किल डेवलपमेंट का करना है. तो हम वो स्किल डेवलपमेंट का बड़ी तरीके से कर रहे हैं, और इसमें MOU भी साइन होगा, इंटेंट भी साइन होगा कि कई लोग आगे आ रहे हैं कि हम स्किल डेवलपमेंट भी इसमें काम करेंगे. तो वो इकोनॉमिकली जब हम विचार करते हैं तो हमारा जो युवान है, जो कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा भी पढ़ा लिखा है, इस सबको इसमें सम्मिलित करने के लिए, आर्थिक उपार्जन करने के लिए वो जरूरी बनेगा कि हमें स्किल डेवलपमेंट का बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा. एक दूसरा, हम लोगों ने ये कहा कि भाई लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगारी मिलती है, तो सरकार का ध्यान उस पर जाएगा कि लघु उद्योग और मध्यम उद्योग के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा. और इस बार का जो हमारा बजट है 2014-15 का, इसमें ये लघु और मध्यम उद्योग करने वाले जो हमारे युवा वर्ग है, इसके लिए हमने कई योजनाएं इसमें दाखिल की हैं. जैसे कि GIDC में कोई प्लॉट है तो सरकार वो प्लॉट पर एक हाई राइज बिल्डिंग करे, और इसमें कोई युवा अपना छोटा सा काम लेकर आता है तो इसमें जो किराया होगा तो किराए में हम 50% सब्सिडी देंगे. और मान लो कि वो उसने खरीद लिया थोड़ा सा पार्ट, तो इसमें भी हम 50% उसको सहाय करेंगे. और बैंक में से वो लोन लेगा तो 5% लोन इसमें सब्सिडी मिलेगी उसको. वो भी प्रावधान हम लोगों ने इसमें कर दिया है.
कोई प्राइवेट इंडस्ट्री वाले कोई ऐसा कोई जीआईडीसी बनाता है तो इसमें भी वो हम लागू करेंगे कि वहाँ लेंगे, फिर भी आपको सब जो राज्य सरकार की सहाय है वो आपको भी इसमें मिलेगी। प्राइवेट वाले जो बनाएंगे हाँ। उनको दो चीजों में कि स्किल डेवलपमेंट के साथ बाद में जो नए युवा रोजगार छोटे वाले आ रहे हैं उनके लिए प्राइवेट सेक्टर वाले भी कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर वाले कर सकते हैं। और इसमें भी कोई शॉप अथवा कोई कमरा वो किराए पर लेता है तो इसमें 50% किराया राज्य सरकार देगी। और इससे आगे जाकर हम लोगों ने ये कहा है, और हमारे मोदी साहब जब इधर थे तब उन्होंने कहा था कि भाई एक नया बेटा युवा जब आगे बढ़ता है और उसको 5 लाख 10 लाख रुपया की लोन बैंक में से लेनी है तो कोई अपना भाई है, अपना पिताजी है, वो उसका साक्षी बनने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार आपका साक्षी बनकर खड़ा रहेगा, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि हमारा युवा या युवती कोई लोन लेती है तो वो परिश्रम करके वो लोन परत करेगी, ऐसा भरोसा है। इसीलिए राज्य सरकार आपको सहाय करेगी इसमें भी। ये काम राज्य सरकार ने किया है। बिल्कुल। वाइब्रेंट गुजरात की आपने बात की, आपने कहा कि पिछले साल मेरे ख्याल से 100 देश आए थे, इस बार 120 के ऊपर आ रहे हैं की बात है। तो वाइब्रेंट गुजरात अब नाम का वाइब्रेंट गुजरात रह गया है, लेकिन ये पूरे देश का, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट हो गया है। तो इस बार का हाईलाइट या इस बार का सबसे बड़ा इसमें से अचीवमेंट, आप क्या आउटकम क्या देखना चाहेंगी, खास करके तब जबकि पहली बार अमेरिका आ रहा होगा? 2003 में हम विश्व भर में जाते थे और सबको बोलते थे आइए हमारे गुजरात में, आइए हमारे गुजरात में अच्छे रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो है वो है। वो करना पड़ता था और 2005 में भी किया, 2007 में भी किया। धीरे धीरे करके अब सबको पता चला है कि गुजरात एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हम उद्योग कर सकते हैं। और दूसरा, नरेंद्र भाई ने जो कहा मेक इन इंडिया, तो वो असर इफेक्ट वो विश्व के देशों में भी है कि इंडिया में जाइए, गुजरात में जाइए, वहाँ सभी सुविधाएं हमें प्राप्त होगी। और जो हमारे प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है, हमारे जो लोग हैं गुजराती, वो भी अच्छे लोग हैं, पूरा मदद करते हैं। 24 घंटे बिजली मिलती है, अच्छा रोड है, एयरपोर्ट है, बड़े बड़े एयरपोर्ट है। और ख़ास करके जो वर्कर्स हैं हमारे, जो मिल वगैरह इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो इसमें भी आज तक एक भी हड़ताल नहीं हुई है। तो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट और वो जो सुविधा इंडस्ट्रीज को चाहिए वो पूर्ति सुविधा उसको मिलती है। इसीलिए इस समय विश्व के 120 से ज़्यादा देश आ रहे हैं, 5000 से ज़्यादा डेलीगेट्स आ रहे हैं, 8 पार्टनर कंट्री बने हैं, इसमें यूएसए पार्टनर कंट्री है। अच्छा, जापान और 8 जो हैं उनमें यूएसए शामिल है। और दूसरा जो मैं 7 महीना हुआ मुझे सीएम का दायित्व संभालते हुए, तो 7 महीने में शायद 50 से 60 देशों के डेलीगेट्स, पीएम, एम्बेसडर, ये सब हमारे पास आए हैं और कहते हैं कि हमें वो इंडस्ट्री लगानी है, वो इंडस्ट्री लगानी है, एजुकेशन का काम करना है, हेल्थ का काम करना है, और नॉलेज का काम करना है, और स्किल डेवलपमेंट का काम करना है, इनोवेशन का काम करना है। जो शहरी क्षेत्र है इसमें स्मार्ट सिटी बनाना है, जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम है इसमें कुछ सुधार करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, इसमें भी शामिल हो रहे हैं सब लोग। आपने ये जो 9 थीम चुनी, उसमें से कुछ आपने जिक्र भी किया, स्किल डेवलपमेंट, एसएमई वगैरह, ये 9 थीम को बनाने के पीछे क्या, इसके पीछे सोच क्या थी? इसमें आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है इन 9 थीम्स को? क्या अचीव करेंगे उससे आप? हमारा 2-3 अचीवमेंट्स इसमें है कि एक तो हमारे जो बच्चे हैं उसको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार नहीं मिलेगा तो कोई भी देश और कोई फोकस जॉब है। और हमारे यहाँ जो नई जो हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है, ई गवर्नेंस पॉलिसी है, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी है, वो पॉलिसी के तहत ये वो आएंगे और इसका काम गुजरात में करेंगे। दूसरा क्या है कि हमारे पास भी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी का लाभ भी गुजरात को मिलेगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि हमारे राजकोट और शहरी क्षेत्र है, इसमें हमें कितना पानी देते हैं, फिर भी वो राय आती ही रहती है कि पानी कम मिलता है, पानी कम मिलता है, पानी का प्रेशर नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि इतना पानी हम बढ़ा रहे हैं, फिर भी
पानी क्यों नहीं मिलता है, कम क्यों मिलता है, प्रेशर क्यों कम हो जाता है। तो हमारे पास एक वो आए विदेश में से कंपनी, उन्होंने बताया मुझे कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हम जहाँ से पानी निकलता है और वहाँ खोदते हैं, खुदाई करते हैं, तो वहाँ कोई डैमेज नहीं है जो पाइपलाइन, तो दूसरी जगह पर डैमेज है, खुदाई करते हैं दूसरे स्थान पर, इसके लिए पानी कादव कीचड़ सब हो जाता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम वो जांच करके आपको वो बता देंगे कि पाइप का लीकेज कहाँ से हो रहा है। तो पूरे राजकोट में घूमकर जहाँ जहाँ हमारी पाइपलाइन पानी की जाती थी, वहाँ उन्होंने मशीन लगाकर जहाँ पाइप में डैमेज था वो ही उन्होंने पॉइंट हमें दिखा दिया कि वहाँ आप खुदाई करो। वहाँ खुदाई किया तो वहाँ ही वो लीकेज हुआ था। आज हम वो, और उन्होंने बताया 50% वाटर वो वहाँ से लीकेज हो रहा है। तो आप जितना भी पानी दो, लेकिन वो लीकेज वाला जो हमारी समस्या है वो तो हम नहीं दूर कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने किया कि अभी जहाँ पॉइंट बताए वहाँ आप खुदाई करके उसको रिपेयर कर दो, तो वो काम राजकोट शुरू करें। अभी उसको लगाया है बड़ौदा में कि भाई आप बड़ौदा में जाइए, बड़ौदा में हमें करके दिखाइए। तो ऐसी जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी का उपयोग ऐसे क्षेत्र में हम करेंगे तो गुजरात जो वाटर में काफ़ी पीछे है, क्योंकि बारिश कम होती है गुजरात में, और एक नर्मदा का पानी है, उसका ही यूज हम इरिगेशन के लिए और पीने के लिए उसका यूज करते हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो समस्याएं हमें दूर करना चाहिए। बिल्कुल, ये वाइब्रेंट गुजरात में भी आपने जिक्र भी किया कि MOU कहें या लेटर ऑफ इंटेंट कहें, तो हालांकि ये बहस मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती कि कितने साइन किए थे, कन्वर्जन तो सिर्फ 15% ही हुआ, लेकिन इसको और फाइन ट्यून करने की बात होती है। तो मेरा ख्याल है आप लोगों ने अपने पुराने अनुभवों के आधार पर अब तय किया है कि सिर्फ वही करेंगे जो एक्चुअल बिजनेस है, MOU साइन नहीं करेंगे। ये सही है? ये सही है। हम लेटर ऑफ इंटेंट करने वाले हैं। 2013 में भी वही किया था। और जो कंपनियां आती है वो कंपनियां अपने आप लैंड खरीदती है और राज्य सरकार उसको जो सहाय देना है वो सहाय, रोड बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी डालती है, पानी का प्रबंध करती है, और अपने तरीके से वो किसानों के साथ बैठकर लैंड खरीदती है। राज्य सरकार लैंड नहीं देती है, और वही तरीके से आज काम हो रहा है। और मेरा जो अनुभव है इसमें 50% से ज़्यादा जो MOU साइन हुए थे इसमें से काम हो गया है, अभी पाइपलाइन में है कभी। अच्छा, वाइब्रेंट गुजरात में जो लोग, और इसमें एक मैं जोड़ दूं कि जो केंद्र में UPA की सरकार थी, तो जो उसको पर्यावरण की NOC चाहिए वो सब पड़ा हुआ था, किसी को मिलता नहीं था। तो पिछले 4-5 साल से जो इधर MOU साइन किया था और वहाँ लैंड ले ली, सब कुछ ले लिया है, NA हो गया, पानी का प्रबंध हो गया, लेकिन पर्यावरण की मंजूरी नहीं मिलने से सभी लोग समस्या भुगत रहे थे। अभी फटाफट उनको मिलती है। इसीलिए मैं मानती हूँ कि केंद्र में BJP की सरकार है, नरेंद्र भाई मोदी है, उसकी काम आप देखते हैं, इधर भी BJP की सरकार है, और मुझे लगता है कि अभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो जितने MOU साइन होंगे, लेटर ऑफ इंटेंट होगा, इसका काम जल्दी से शुरू हो जाएगा। अभी तक जितनी जो तैयारी की बातें होती हैं उसको देखते हुए सबसे ज्यादा किस सेक्टर में और किस तरह के उद्योग धंधों में आपको लगता है कौन से देश से ज्यादा डील आएंगी गुजरात में? अभी तो लगता है कि हेल्थ में आएंगे, स्मार्ट सिटी में आएंगे, और जो लघु उद्योग, मध्यम उद्योग है इसमें आएंगे, और धीरे धीरे करके हमारा जो वो है ऑटोमोबाइल हब बनने जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमोबाइल में भी अनेक कंपनी आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक क्षेत्र में आ रहे हैं, सभी क्षेत्र में सबको आना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ, और ऐसी परिस्थिति भी है कि हम इसमें आ रहे हैं। बिल्कुल। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी बाहर गए या जो लोग आए, तो चीन और जापान से बहुत सारी डील साइन हुई हैं। उनमें से जाहिर है कि आपकी कोशिश होगी कि अपने यहाँ गुजरात में खींच के कितना ले आए, तो क्या क्या आने वाला है? अब मैं नहीं बताऊंगी। 11, 12, 13 को आप देखते रहिए कि कितना हम खींच के गुजरात में लाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये समझना मैडम बड़ा जरूरी है कि देखिए, मोदी जी ने कहा है मेक इन इंडिया, उसका ट्रांसलेशन आपके लिए सिंपल है कि मेक इन गुजरात।
तो क्या ये होगा कि मोदी जी का आपकी तरफ थोड़ा सा बायस रहेगा कि हाँ आप गुजरात में आनंदीबेन ज्यादा ले जाइए? नहीं, ऐसा बायस नहीं रहेगा। मैं मानती हूँ कि नरेंद्र भाई का जो स्वभाव है, सोच है, ये पूरा देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, पूरे देश को मिलना चाहिए, क्योंकि सभी जो स्टेट है वो जो मजबूत बनेंगे तो ही देश मजबूत बनेगा। इसलिए किसी को ज्यादा किसी को कम ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मैडम, देखिए गुजरात बाकी राज्यों से ज्यादा तैयार है। उसको देखते हुए जैसे अब मुझे लगता है कि डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग की एक नई अगली जनरेशन की पॉलिसी, आपकी आईटी पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी और फूड एंड एग्रो, ये 4-5 काम है जिसमें आप नई पॉलिसी लाने वाली हैं। तो मैं उस हिसाब से समझना चाह रहा था कि इस वक्त आप नया क्या ऑफर करने जा रही हैं इन्वेस्टर्स को, जिसको देख के लोग बोलेंगे कि मेरा तो बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन गुजरात ही होने वाला है। नहीं, जो आपने बताया ना कि डिफेंस में आना चाहते हैं, हाँ, नहीं इसमें मैं बता दूं ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन अभी तो चर्चा चल रही है कि डिफेंस में हम आना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, वो अभी अंडर प्रोसेस है। डिफेंस प्रोडक्शन के लिए आप कह सकती हैं कि गुजरात एकदम रेडी स्टेट है, जो चाहे वो आ सकता है? बता सकती हूँ, कह सकती हूँ कि गुजरात काफ़ी समय से 10 साल से रेडी है, और उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी राज्य सरकार कर रही है। आप देखिए, पानी की पाइपलाइन नर्मदा की तो हम लोगों ने पहुंचा दिया सब स्थानों पर, तो कहीं भी इंडस्ट्री आएगी तो उसको कोई समस्या नहीं आएगी। इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए जो हम लोगों ने प्रयास किया है, नरेंद्र भाई ने जो प्रयास किया, तो 24 आवर्स बिजली मिलती है। और रोड आप देखिए तो पोर्ट तक रोड है, रेलवे तक, सभी रेलवे तक हमारे रोड वगैरह हैं। और ख़ास करके जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो कोई जाता नहीं था वहाँ, क्योंकि इसमें कोई सुविधा ही नहीं थी। अहमदाबाद के इर्द गिर्द है, फिर भी जब टाटा आए साणंद में तो इसके लिए मारुति भी आ गई, होंडा भी आ गया। तो एक इंडस्ट्री जाती है तो इसके पीछे 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 कई इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। तो आज हमारा साणंद, देत्रोज, मांडल, ये सभी ऐसा है कि जहाँ कृषि का काम भी नहीं होता था, वहाँ पानी भी नहीं था, लेकिन आज हम लोगों ने वहाँ नर्मदा की कैनालों पहुँचा दी है वहाँ, तो खेती भी अच्छी होती है और ये इंडस्ट्रीज भी आ रही है, तो लोगों को अच्छा लगता है। वो जो बड़ौदा है या हमारा धौलेरा है, जो SIR बन रहा है, वहाँ भी हम लोगों ने ऑफर किया है कि आइए इसमें भी आप कर सकते हैं। जो हमारा गिफ्ट सिटी है, तो गिफ्ट सिटी में भी वहाँ इकोनॉमिकली कोई भी काम वहाँ आ सकता है। गिफ्ट सिटी का आपने जिक्र किया मैडम, थोड़ा उसका स्टेटस बताइए, अभी क्या है और फेज 2 की क्या प्लानिंग है? फेज 2, फेज 1 ऐसा नहीं है। जो हम लोग काम कर रहे हैं इसमें वो पूरा FLS को दे दिया है हम लोगों ने, वो इसके साथ बैठकर काम कर रहे हैं और सबके साथ बैठकर वो काम करते हैं कि भाई इधर जमीन है, आप आइए देखिए, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार करके रखा है। आज गिफ्ट के साथ हमारे जो MD है सुधीर भाई, उनके साथ वो चर्चा कर रहे हैं और मैं मानती हूँ कि MOU साइन होगा उसी समय जब वाइब्रेंट का काम शुरू होगा तब। जी बिल्कुल। एक चीज, गुजरात का जो ग्रोथ रेट रहा है उसको सस्टेन करने के लिए क्या आपको ऐसा नहीं लगता मैडम कि मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में बहुत बड़ा इकोनॉमिक ड्राइवर चाहिए, कम से कम 2-3 बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट, तब ये सारी जॉब क्रिएशन की जो हम बात कर रहे हैं वो हो पाएगी, लोग उसमें कंज्यूम हो पाएंगे, माइग्रेशन यहाँ शुरू होगा और तब यहाँ पर डेवलपमेंट और आगे रफ्तार लेगा। तो बड़ा मैन्युफैक्चरिंग आइडिया आपका क्या है? हमारे मारुति आ रही है, मारुति सुजुकी है, तो 15 लाख से ज़्यादा वो लोग स्कूटर गाड़ी वगैरह बनाने वाले हैं। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो। एक अपोलो टायर वाले आ रहे हैं जो साणंद में वो ज़मीन ढूंढ रहे हैं, तो वो बड़ा प्रोजेक्ट है इसमें। तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं जिसमें बड़े पैमाने पर उसको रोजगारी मिलेगी। दूसरा जो सूरत में जो डायमंड का काम चलता है, तो और बम्बई में डायमंड के ऑफिस वगैरह हैं, तो हम लोगों ने अभी चर्चा शुरू किया है और लैंड देने के लिए हम लोगों ने सोचा है, तैयारी भी कर दी है। आपकी बात से लग रहा है कि आप देवेंद्र फडणवीस को चिंता पैदा कर देंगे कि आप वहां से यहाँ लेके आने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 से ज़्यादा लोगों को इसमें रोजगारी मिलेगी डायमंड बोर्ड्स के लिए, और वो सोच लिया है
आगे भी बढ़ रहा है। जैसा आपने मैडम डायमंड का जिक्र किया, ऐसे ही एक समय मन में था मोदी जी के कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के तौर पे भी गुजरात को, अहमदाबाद और आसपास को इसीलिए गिफ्ट सिटी की कल्पना बनी थी कि इसको बढ़ाया जाए। क्या अभी भी फाइनेंशियल सेंटर बनाने पर उतनी प्रायोरिटी है या ये थोड़ा सा पीछे एजेंडा? नहीं, पीछे नहीं हटे हैं। फाइनेंशियल सेंटर बनेगा, लोग चर्चा कर रहे हैं आने के लिए और समय पे वो आ जाएंगे। चर्चा चल रही है, कितनी जमीन चाहिए, क्या करेंगे आप सब लोग, वो चर्चा हमारे साथ चल रही है। तो ये समझें हम कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर वाला प्रोजेक्ट काफी प्रायोरिटी पे और काफी उस पर काम हो रहा है। कर रहे हैं हम। तो मुंबई को आप चैलेंज करेंगी? ऐसा चैलेंज करने का कोई नहीं है जी। किसी को भी। लोगों ने तो जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो अकेले गुजरात के लिए प्लेटफॉर्म नहीं बना है। हम महाराष्ट्र आ जाए, इसमें सबके साथ चर्चा करें, वो भी ले जाए। यूपी आ सकती है भाई, इसमें बैठिए, जो विदेश में से आते हैं इसके साथ बैठिए, चर्चा कीजिए, आप बताइए कि आपके राज्य में क्या क्या है, क्या सगवड़ मिलेगी। तो उनको जाना है तो वह जरूर जाइए। हमने लोगों ने तो प्लेटफॉर्म बनाया है और विदेश से आते हैं, बाहर से आते हैं, सब लोग इकट्ठा हो, चर्चा करें और बाद में डिसीजन ले कहाँ जाना है वो। बिल्कुल मैडम, हमारी बातचीत से कोई ये ना समझ लें कि दर्शक भी हमारे कि हम लोग फोकस खाली हाई मैन्युफैक्चरिंग पे कर रहे हैं। इसलिए एग्रीकल्चर पे भी सवाल बड़ा जरूरी है, क्योंकि अभी कॉटन के मामले में दुनिया में हम लोगों ने नाम कमाया है गुजरात को लेकर के। अभी थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्शन, एक तरफ तो अच्छी बात है लेकिन किसान को दिक्कत है। इसको आप लगी हुई हैं इसको हैंडल करने में, तो इस वक्त क्या परिस्थिति है? ये जो परिस्थिति पैदा कॉटन के लिए पैदा हुई है, सिर्फ गुजरात में नहीं है, पूरे देश भर में भी है और विश्व में भी है। जो चाइना हमारा कॉटन खरीदता था तो उस समय चाइना ने खरीदना बंद कर दिया, इसीलिए परिस्थिति पैदा हुई। वो उसको हैंडल करने के लिए हम लोगों ने किसान संघ के साथ चर्चा की और हम लोगों ने सामने से बोला कि कितना ज्यादा पैसा कॉटन को देना है, बताइए हमें। तो परिस्थिति उन्होंने मेरे सामने रखी, हमारे जो समिति बनी थी मंत्रियों की उसके साथ रखी कि जो कॉटन है तो बेच दिया है, अभी थोड़ा सा कॉटन बचा है, तो कैसे हम किसानों को सहाय दे सकेंगे। तो हम लोगों ने कहा तो आप बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई पैकेज दे दो हमें, तो पैकेज में क्या होना चाहिए वो बताइए। तो उन्होंने बताया कि जो किसान बैंकों में से धिराण लेता है, लोन लेता है बैंकों में से, और जो बिजली का बिल है इसमें आप पैकेज करके किसानों को दे दो। तो इसमें भी हम लोगों ने सोचा कि बताइए इसमें कितना देना है। तो ये सोचा कि जो हम लोन लेते हैं इसमें थे 50% दे दो ब्याज सहाय और बिजली का बिल आधा कर दो, आधा गवर्नमेंट दे दे। तो हम लोगों ने हाँ बोल दिया और इसमें हम लोगों ने तपासा तो इसमें 1100 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया, ऐलान कर दिया कि हम 1100 करोड़ रुपया देंगे, 600 करोड़ रुपया ब्याज सहाय, इंटरेस्ट सहाय और 500 करोड़ रुपया बिजली की सहाय। तो वो सहाय कर दी है। इसमें कॉटन वाले को भी सहाय मिलेगी और बाकी सभी किसानों को इसकी सहाय मिलेगी। जी बिल्कुल। फिर एक सवाल, क्योंकि मुझे लगता है और ये एक सिर्फ गुजरात ने किया है और किसी ने नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वाइब्रेंट गुजरात में जिस पर सबकी नजर रहने वाली है वो होने वाला है कि अमेरिका से कौन लोग आएंगे, कैसी कंपनियां आएंगी और किस प्रकार के समझौते हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि हेडलाइन वही बनने वाली है। ये बात सही है आपकी, लेकिन अभी तक जो चर्चाएं हुई है इसमें चर्चा होती रहती है, बाद में वो वहाँ लेटर ऑफ इंटेंट करेंगे। कोई मानो के आकर ये कहता है कि मैं 25,000 युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करूंगा, तो इसमें क्या बताऊंगी मैं कि कितना मूडी रोकाण होगा, कितना वो होगा। ये मेरा अनुमान सही है कि डिफेंस के कुछ बड़े समझौते होंगे इस यात्रा में अमेरिकन कंपनियों के साथ। होंगे, मैंने शुरू में ही बताया कि आप देखते रहिए क्या होने वाला है वो। बिल्कुल। दूसरे जो इलाके हैं जैसे मेडिकल डिवाइस में एफडीआई पूरी अलाउ कर दी, फार्मा और मेडिकल दोनों गुजरात में बहुत काफी ऑलरेडी एक जगह पहुंचे हुए एडवांस स्टेज पे हैं। तो आपको लगता है कि हाई टेक्नोलॉजी, मेडिकल इक्विपमेंट, फार्मा, इनमें भी जो आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होंगी, लेकिन उसमें जॉब क्रिएशन ज्यादा नहीं होगा क्योंकि सब ऑटोमेटेड फैक्ट्रियां होती हैं। लेकिन जो दवाइयां तो सस्ती मिलेगी ना,
यदि दवाई की फैक्ट्री लगती है तो दवाई सस्ती हो जाएगी, सस्ती होगी तो हमारे जो मरीज है उसको फायदा होने वाला है इसमें। तो कोई इंडस्ट्रीज ऐसी नहीं कि सभी इंडस्ट्रीज जॉब देगी, कोई इंडस्ट्री क्वालिटी देगी इसमें, कोई आने के बजाय कोई नया मशीन आता है तो हमारे जो हॉस्पिटल है ये हॉस्पिटल में हम उसको रखेंगे तो उसके मरीज को काफ़ी फायदा होगा, तुरंत उसकी सेवा वगैरह होंगी, ढूंढ निकाले कि उसको कैसा डिसीज है, वो इसमें फायदा है। टूरिज्म बहुत चर्चा में रहा है पिछले वर्षों में, गुजरात में काफी नए काम हुए हैं, क्या वो भी आपके टॉप प्रायोरिटी वाले फोकस में है वाइब्रेंट गुजरात के संदर्भ में? टूरिज्म एक ऐसा उद्योग है कि जहाँ सबसे ज़्यादा रोजगारी प्राप्त होती है, आसानी से मिलती है और सबको मिलती है, छोटा हो या बड़ा हो सबको इसमें मिलती है। और मैं कहूँगी कि अमिताभ बच्चन ने जो गुजरात के बारे में जो 17 से 20 फिल्म बनाई उसका ज़्यादा असर पूरे विश्व भर में हुआ। और पहले 80,000 जो टूरिस्ट थे वो आते थे, आज 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, तो ये बड़ा फायदा हमें हुआ है। इसमें क्या है कि अहमदाबाद तो काकरिया में जो विदेशों में जो किड्स के लिए या बच्चों के लिए जो राइड्स वगैरह हैं वो हम आ रहे हैं वो राइड्स लगाने के लिए विदेशों से। और सभी जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह हैं उसके साथ बैठकर चर्चा करते हैं और उसके साथ बैठकर देख लेते हैं कहाँ क्या करेंगे। कल ही मैंने 2 राइड्स का उद्घाटन किया तो पीपीपी मॉडल पर हुआ। तो ऐसे अलग अलग से हर साल आते रहते हैं और करते रहते हैं। मैडम, ये प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। हालांकि ये केंद्र सरकार का आयोजन है लेकिन आपके राज्य में हो रहा है तो जाहिर है कि आप उसकी होस्ट हैं। उसमें भारत को जानो भारत को मानो एनआरआईज के लिए खास तौर पर ये स्लोगन बनाया गया। तो मुझे याद है कि मोदी जी जब मेडिसन स्क्वायर में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि आप लोगों का अब जो एनआरआईज हैं, जो गुजराती प्रवासी हैं, एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ रहना चाहिए। मुझे लगता है कि सारे एनआरआईज को भी यहाँ लाने और इंगेज करने की कोई खास योजना आपके दिमाग में जरूर होगी। जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है, क्योंकि महात्मा गांधी जब दक्षिण साउथ अफ्रीका से वापस आए उसके 100 साल पूरे होते हैं। इसलिए नरेंद्र भाई ने 4 साल पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उसको एक पत्र लिखा था कि जो 2015 का भारतीय प्रवासी दिवस ये गुजरात को मनाने के लिए देना चाहिए। तो वो हमें एक मिल गया मनाने के लिए। ये बात सही है कि जो विदेश से जो लोग आते हैं अभी वे लोग काम करते, सालों से काम करते हैं गुजरात में, कृषि क्षेत्र में सहाय करते हैं हमारे किसानों को, टॉयलेट बनाने का काम करते हैं, स्कूल और कॉलेज इसमें योगदान देते हैं। मानो कि हमारे एक गणपत यूनिवर्सिटी है तो ये जो हमारा गणपत भाई जो विदेश में रहते हैं तो उसका पूरा खर्च वो उठा रहे हैं और अब 5,000 से ज़्यादा बच्चे आज इसमें पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कई स्थानों पर एनआरआई ने स्कूल्स, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ये करते रहे हैं। और इसमें जो रुचि है वे लोगों को इसमें हेल्थ में और एजुकेशन में काफ़ी रुचि है, क्योंकि वो करेंगे तो गुजरात के बच्चे काफ़ी अच्छी तरह से वो पढ़ पाएंगे। क्योंकि वे लोग जब इधर थे तब उसको वो पढ़ने का और वो सुविधा नहीं मिली थी, तो उसके मन में वो रहता है कि हम इधर आए हैं तो हमें भी कुछ गुजरात को मदद करनी चाहिए। तो वो सोच कर गुजरात में आते हैं और काफ़ी अच्छा काम, ऐसा नहीं है कि एक बड़ा बड़ा काम करना है। मैं छोटा सा काम बताऊँ कि भाई स्कूल में शुद्ध पानी मिलना चाहिए तो वो प्लांट लगाते हैं और बच्चों को शुद्ध पानी पिलाते हैं। ऐसा छोटा छोटा काम से लेकर बड़ा काम वो लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। एक सवाल और मेरा रह गया था वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि अहमदाबाद में तो BRTS, मेट्रो, फ्लाईओवर ये सब काम चले हैं, अब पूरे गुजरात के दूसरे शहरों में भी करने की जरूरत है। तो इसमें सबसे ज्यादा फोकस एरिया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या है दूसरे शहरों में? सूरत में BRTS का काम शुरू हुआ है, राजकोट में BRTS का काम शुरू हुआ है, अहमदाबाद में मेट्रो का DPR वगैरह हम लोगों ने पास कर दिया है, टेंडर वगैरह निकाले गए हैं और अभी वो काम इसमें भी शुरू हो गए। जो जरूरी है
की बड़ी समस्या हो रही है। पूरे जो हमारे 3-4 बड़े सिटी है इसमें, तो ओवर ब्रिज बनाने के लिए और जो रेलवे पास होती है बीच में से, इसमें भी दिक्कत होती है। इसीलिए इसमें भी RUB और ROB बनाने के लिए हम लोगों ने पूरा प्लान बना दिया है। और अभी मैं 4 दिन पहले रेलवे मिनिस्टर को मिली हूँ और 50% राज्य सरकार दे और 50% केंद्र सरकार दे, वो नियम है ही, रूल्स है। तो हम लोगों ने, मैंने कहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात को दो, क्योंकि जो हमारी शहरों में जो आबादी बढ़ रही है वो तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए भविष्य में ऐसे कोई समस्या पैदा न हो, इसलिए आज से वो काम करना चाहिए। तो ये काम हो रहा है। छोटे तो और बड़ौदा में भी जो बाईपास और रिंग रोड, बड़ौदा में भी कर रहे हैं, सूरत में भी रिंग रोड कर रहे हैं, अहमदाबाद में तो रिंग रोड हो ही गया है। तो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वो करते हैं। और जो नगर पालिका हम बोलते हैं, जहाँ 2 लाख 3 लाख आबादी है, तो बीच में से रास्ते पसार होते हैं, तो वहाँ भी हम बाईपास के लिए ग्रांट वगैरह दे रहे हैं। बिल्कुल, ये अहमदाबाद गांधीनगर वैसे तो बहुत ही अब आगे बढ़ गया है, लेकिन चूंकि 2 बहुत बड़े आयोजन हो रहे हैं जनवरी महीने में, तो उसको लेकर के एक मौका आपके लिए भी रहा होगा कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा दो। तो एक साथ करीबन 5-7 हजार लोग होंगे शहर में, VIPs होंगे, सिक्योरिटी ड्रिल वगैरह को देखते हुए, तो उसमें क्या क्या आपको लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी है इतने लोगों के लिए? तद्दन रेडी है इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो प्रबंध करना चाहिए वो सभी प्रबंध हम लोगों ने कर दिया है, कोई मुश्किल होने वाली नहीं है। और जो हमारे प्रतिनिधि डेलीगेट सब आएंगे उसके लिए अच्छा प्रबंध, खाने पीने का कुछ नहीं, पानी मेरा ख्याल है मैडम और वेजिटेरियन ही फूड मिलेगा। मैडम आपने चर्चा छेड़ी है, अब ग्लोबल होना है तो पीने वाले पर भी लिबरल हो जाना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ये हमारे गांधी जी भूमि में नहीं होगा और नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैडम, आपने बातचीत शुरू की थी अपनी कड़क छवि को लेकर के, मैं बातचीत को खत्म करना चाहता हूँ एक दूसरे पॉइंट पर। जब गुजरात की मुख्यमंत्री महिला है तो बिल्कुल बहुत ही आक्रामक ढंग से जोर लगा करके महिलाओं का प्रशासन में, बिजनेस में, एजुकेशन में दबदबा हो, वो टॉप पोजीशन पर पहुंचे, इसके लिए आप क्या कर रही हैं? देखो, हमारे प्राइमरी सेक्शन में 65% महिलाएं काम कर रही हैं, 33% महिलाएं वहीवटी तंत्र में गवर्नमेंट में काम कर रही हैं। एक क्षेत्र बाकी था, वो था गृह विभाग में महिलाओं की कमी थी, तो हम लोगों ने इसी साल से तय कर लिया 33% महिलाएं के लिए आरक्षित कर दिया है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन आप बताइए, IAS IPS पहले से शुरू करना चाहिए। आज हम लोगों ने ये शुरू किया है कि IAS IPS बनना है महिलाओं को तो पैसे की आवश्यकता रहती है, तो हम लोगों ने बताया कि 90,000 रुपया महिलाओं को देंगे, वो IAS IPS की परीक्षा के लिए तैयार रहे। और अभी काम कर रही है अच्छी तरह से, 85 महिलाएं हैं जो IAS IPS की एग्जाम दे रही है। तो ऐसे करके धीरे धीरे महिलाएं आएगी। पहले महिलाएं पढ़ती नहीं थी, सिर्फ आती, हाँ, प्राइमरी में वो नहीं आती थी, तो अभी 100% हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं। वो धीरे धीरे करके आगे आएगी और 10 साल के बाद आपको देखना मिलेगा कि हर जगह पर हमारी महिलाएं होगी। मैडम, अभी तो वाइब्रेंट गुजरात के लिए, प्रवासी भारतीय दिवस के लिए और आपके ओवरऑल कामकाज के लिए आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, और उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और हमारी से बातचीत की उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।